नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। और तनिष्क आजकल काफी न्यूज में है, पर क्या आपको पता है कि जो तनिष्क की कमबैक स्टोरी है ना, वो कोई बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है, जिसमें ड्रामा, खुशी, गम, धोखा और एंड में हैप्पी एंडिंग भी है। नहीं तो ऐसी कंपनी जो बिल्कुल डूबने वाली थी, जिन्होंने अपने होल्डिंग कंपनी का शेयर प्राइस ₹2 से कम कर दिया था, कैसे आज वो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलरी रिटेल ब्रांड्स बन गए हैं और अपने होल्डिंग कंपनी का शेयर प्राइस ₹1200 भी क्रॉस करवा दिया है। तो ऐसे अनोखे स्ट्रेटजीज के बारे में आपको जानने को मिलेगा ना, कि एंड में आप भी बोलोगे कि भैया तनिष्क में कुछ तो अलग है। तो अब हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो अपनी मूवी की शुरुआत करते हैं कि टाटा को आइडिया कहां से आया कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में एंट्री मारने का। तो 1990s की बात है। टाटा का जो वॉच ब्रांड था टाइटन, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। उन्होंने एचएमटी को ओवरटेक करके मार्केट लीडर तो बन गए थे, पर इसके अलावा उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज कर दिया था। जिनको पहले मैकेनिकल वॉचेस पसंद थे, पर अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक क्वार्ट्ज बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले वॉचेस पसंद थे। और टाइटन जो अपने वॉचेस बेचता था, सिर्फ टाइम देखने के लिए लोग नहीं खरीदते थे, बट इसको एज अ फैशन एक्सेसरी भी खरीदते थे। तो इस टाइम पे टाइटन इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था कि उनको स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स और मशीन्स इंपोर्ट करवाने पड़ते थे, ताकि वो डिमांड के हिसाब से चीजें बना पाएं। बट उस टाइम इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहा था, तो ये चीज़ें वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आपके गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाओ। तो टाटा ने सोचा कि यार हम ज्वेलरी इंडस्ट्री में एंट्री मार के एक साथ 3-4 गोल्स अचीव कर सकते हैं। पहला तो यार ये जो फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस हो रहा है, वो थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा और हम मशीन्स इंपोर्ट कर पाएंगे अपने वॉचेस के लिए। दूसरा ये कि उन्होंने देखा था कि यार वेस्टर्न कंट्रीज में वॉचेस के साथ ही ज्वेलरी बेचा जाता है, तो इनको लगा कि यार वॉचेस हमारे इतने बढ़िया बिक ही रहे हैं, तो ज्वेलरी भी बिकी जाएगा। तीसरा ये कि यार उस टाइम पे कोई नेशनल ज्वेलरी ब्रांड नहीं हुआ करता था। करीब 3 लाख से भी ज्यादा अलग अलग ज्वेलरी की दुकानें होती थी, जिनका अपना अलग अलग इलाका था। बेसिकली हर एक इंडियन अपने फैमिली ज्वेलर से ये सारा ज्वेलरी खरीदता था। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और चौथा तो यार टाटा का जो ब्रांड है, उस पर लोगों को वैसे इतना भरोसा है, तो उनको पता था कि यार ज्वेलरी इंडस्ट्री भी भरोसे पे चलती है, तो यहाँ पे तो हमको एंट्री मारनी चाहिए। तो 1994 में तनिष्क की शुरुआत हुई एज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ टाइटन, और वो इंडिया के पहले ज्वेलरी रिटेल ब्रांड बन गए। तो उनका हेडक्वार्टर वैसे तो बैंगलोर में है, पर एक्चुअली तनिष्क का ब्रांड टाटा ने तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी टिडको के साथ शुरू किया था। तो ब्रांड की बड़ी धूमधाम से शुरुआत हुई और 1996 में पहला स्टोर खोला गया। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यार शुरुआत में तनिष्क ने क्या किया और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई। तो तनिष्क अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए यूरोपियन कंटेम्पररी डिजाइन्स पे फोकस कर रहा था, और उन्होंने जो ज्वेलरी की शुरुआत करी उसमें उन्होंने 18 कैरेट गोल्ड यूज किया। उनका कहना था कि यार फॉरेन में ज़्यादातर 18 कैरेट गोल्ड ही यूज़ होता है, क्योंकि उसमें आप और ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हो, और क्योंकि 18 कैरेट गोल्ड सस्ता है तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में भी खरीद पाएंगे। वैसे थिंकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिया में लोग सिर्फ ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं, बट एज एन इन्वेस्टमेंट भी खरीदते हैं, और उसके हिसाब से लोगों को ज़्यादा प्योर 22 कैरेट गोल्ड पसंद है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो चाहे टाटा का डिज़ाइन ब्रांड कितना भी अच्छा हो, ये उनके ज्वेलरी बिक नहीं रहते और कई सालों तक कंसिस्टेंटली लॉस पे जाने लग गए। तो तनिष्क ने बोला कि ठीक है भैया, अगर कंज्यूमर्स चाहते हैं 22 कैरेट का गोल्ड, हम 22 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी बनाएंगे और इंडियन डिजाइन पे ज्यादा फोकस करेंगे। बट अगर आपको लग रहा होगा कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ना भाई ना, उसके बाद भी उनके सेल्स नहीं बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने और कस्टमर रिसर्च किया, तो उनको पता चला कि यार टाटा का ब्रांड तो बहुत जबरदस्त है, बट लोगों को एक्चुअली में पता नहीं है कि यार तनिष्क एक्चुअली में बेचता क्या है। और जिन लोगों को पता भी है, उनको लगता है कि यार तनिष्क की जो ज्वेलरी है अच्छी क्वालिटी के तो हैं, बट बहुत महंगे हैं। तो इसके लिए तनिष्क जो अपने एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा था, उसमें वो डायरेक्टली बताने लग गए कि यार वो क्या ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, ज्वेलरी ये सब बेचते हैं, और उन्होंने अपना रेंज 399 से स्टार्ट कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी ज्वेलरी खरीद पाएं। पर इस टाइम के अराउंड करीब 5 साल हो गए थे, उनका टोटल लॉस 150 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया था। तो ये जो नए इनिशिएटिव के बाद थोड़े बहुत सेल्स तो बढ़े, बट फिर भी उनके जो स्टोर्स में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम था, और टाइटन को तनिष्क ब्रांड सस्टेन करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। और हाँ यार, अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट करी थी कि दुनिया में ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कंपनी में काम करके बिलियनियर्स बन गए हैं। तो तभी मैं बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं अलग
अलग स्टार्टअप बिजनेस टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस और पोस्ट शेयर करता हूँ, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉलो कर लो। तो हम दूसरे फेज में जाते हैं कि यार जिसमें तनिष्क ने थोड़ा कमबैक तो कर लिया था, पर अभी भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। तो इस टाइम पे रतन टाटा ने टाइटन के हेड को बोला कि यार तुम डिसाइड कर लो कि यार तनिष्क ब्रांड को रखना है कि बंद कर देना है। बट टाइटन के हेड मिस्टर देसाई का मानना था कि यार अभी भी तनिष्क में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो उन्होंने जब और रिसर्च करी कि यार हम तो इतना बढ़िया क्वालिटी का ज्वेलरी दे रहे हैं, दूसरे कंपटीशन वाले इतने सस्ते में कैसे ज्वेलरी दे पा रहे हैं। उनको पता चला कि यार जो लोकल ज्वेलरी की दुकान है जिसपे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो करते थे, बट एक्चुअली में वो पूरा प्योर गोल्ड देते ही नहीं थे। बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे। 22 कैरेट का बोल के 19-20 कैरेट का गोल्ड दे दिया जाता था और कस्टमर्स को एक्चुअली में पता भी नहीं चलता था। तो यहाँ पे उनको आइडिया आया और उन्होंने बाहर से गोल्ड कैरेट मीटर मंगवाया, जिसका एक इंस्ट्रूमेंट का खर्चा करीब 10 लाख रुपए था। बट उसमें आप कुछ ही मिनटों में अपने गोल्ड का प्योरिटी आराम से जान सकते थे। उससे पहले टच स्टोन मेथड यूज होता था, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था और एक्चुअली में कुछ गोल्ड का क्वांटिटी यूज होता था टेस्ट करने के लिए, तो लोग वो करवाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो गोल्ड वेस्ट हो जाता था। तो ये जो गोल्ड कैरेट मीटर था वैसे बहुत महंगा था, पर तनिष्क ने बोला कि यार हम कोई भी कस्टमर्स को हमारे स्टोर में उनका गोल्ड फ्री में चेक करवा देंगे। तो इसके बाद जो उनके स्टोर्स में भीड़ लगी भैया, कभी कभी तो उनको सिक्योरिटी बुलानी पड़ती थी क्योंकि इतनी बड़ी लाइनें लग जाती थी उनके दुकानों के सामने। बट आपको लग रहा होगा कि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ना भाई ना, यहाँ पे कस्टमर्स तो उनके स्टोर्स पे बहुत ज्यादा आने लग गए थे, बट एक्चुअली में कस्टमर्स आते थे, मोस्टली उनको पता चलता था कि यार उनके साथ धोखा हो गया है और वो बड़े गुस्से से दुखी होकर बाहर निकल के चले आते थे। खरीदते वो तब भी तनिष्क से नहीं थे। तो तनिष्क को समझ आ गया कि यार हमने कस्टमर्स को उनकी प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन भी तो हमें देना है भाई, सोल्यूशन कौन देगा। तो इसके ऊपर वो काम करने लग गए। बट इसी बीच मिस्टर देसाई का रिटायरमेंट का टाइम हो गया और उनके पास 2 कैंडिडेट थे सीईओ बनाने के लिए। एक थे मिस्टर भास्कर भट्ट और दूसरे थे वसंत नांगिया, जो कि बहुत हैंड्स ऑन काम करते थे। 20 साल का उनका टाटा ग्रुप में एक्सपीरियंस था। उन्होंने एक्सपेंशन प्लान पे काम किया हुआ था, मेंस एक्सेसरीज लॉन्च किया था, तो काफी इंपॉर्टेंट थे वसंत नांगिया। बट मिस्टर देसाई ने भास्कर भट्ट को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया और वसंत नांगिया को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना दिया। ठीक इस डिसीजन के एक दिन बाद वसंत नांगिया ने 6 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ क्विट कर दिया और उसके बाद पूरी सेल्स और मार्केटिंग टीम ने भी रिजाइन कर दिया। तो इसके बाद तो लोगों को लगा कि भैया अब तो तनिष्क गया, अब तो खुद रतन टाटा तक नहीं बचा सकते हैं। बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, काम करना शुरू किया। पर यहाँ पे उन्होंने रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी 19 से 22 तक वाली अपनाई। अब आप बोलेंगे कि भैया ये क्या है, तो इसमें बेसिकली उन्होंने बोला कि जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो आके अपना गोल्ड चेक कराते हैं तनिष्क के स्टोर्स में, उनका अगर गोल्ड इम्प्योर निकला पर 19 कैरेट से ज़्यादा निकला, तो उस गोल्ड के एक्सचेंज में हम उनको 22 कैरेट का गोल्ड देंगे और कस्टमर्स को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस देना पड़ेगा। और इस डिसीजन के बाद तो भैया तनिष्क का सेल्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले गया। मतलब इतनी भीड़ जमा होने लग गई कि यार कई स्टोर्स में तो उनके एक दिन के सेल्स 1 करोड़ से भी ज़्यादा होने लग गए। तो उसके बाद तनिष्क वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलरी रिटेलर बन गया इंडिया का। पर वो यहाँ पे रुके नहीं, वो और भी कई सारे नए चेंजेस लेके आए, वो लेटेस्ट मशीनरी लेके आए ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और इम्प्रूव कर पाए। उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया क्योंकि बिजनेस ग्रुप बहुत लार्ज क्वांटिटी में सोना खरीदती है। इसके अलावा अगर अभी आप देखेंगे एक साल में वो 14,000 नए ज्वेलरी डिज़ाइन लेके आते हैं। उन्होंने अपने इस डिज़ाइन का टैलेंट जोधा अकबर और पद्मावत जैसी मूवीज़ में भी दिखाया है। और अगर आप 2019 में देखेंगे टाइटन के जो टोटल सेल्स हुए हैं उसमें 86% कॉन्ट्रीब्यूशन तनिष्क का था। उसके बाद वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांडेड ज्वेलरी रिटेल चेन तो बन ही गया और अब टाइटन भी टाटा ग्रुप का 2nd लार्जेस्ट कंपनी बन गया मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ठीक TCS के बाद। तो इसके बाद भी अगर आप देखेंगे वो अपने कारीगर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको काफ़ी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एड, ये सब कुछ मिलता है। और तब भी उनका ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब तो उन्होंने कितने सारे डिफरेंट ब्रांड्स लॉन्च कर दिए, जैसे कि मिया जिसमें वो वर्किंग वुमेन पे फोकस करते हैं, फिर रागा जिसमें वो वुमेन्स के लिए वॉचेस तो बनाते हैं बट वो एज अ ज्वेलरी पीस डिज़ाइन होता है। इसके बाद रिवाज जिसमें वो हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी बनाते हैं इंडियन ब्राइड्स के लिए। तो ये सब कुछ अब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है। बट ये इसीलिए हो पाया क्योंकि यार उन्होंने कंसिस्टेंटली कस्टमर्स से तो फीडबैक लिया, उनको इम्प्लीमेंट भी किया, पर उनका जो ब्रांड फिलोसफी है, टाटा का जो अलग से क्वालिटीज़ है, वो उन्होंने नहीं छोड़ा।
कि यार दूसरे ब्रांड्स अगर फ्रॉड कर रहे हैं, तनिष्क ने ये नहीं बोला कि यार हम भी फ्रॉड करके सस्ते में ज्वेलरी भेज देंगे। तो उन्होंने बोला कि टाटा अपने क्वालिटी और सच्चाई के लिए जाना जाता है। हम चाहे हमारा प्रोडक्ट्स महंगा हो, हम सच्चे प्रोडक्ट्स बेचेंगे और कस्टमर्स को डिफरेंस बताएंगे। तो यही रीजन है जिसकी वजह से आज तनिष्क इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब धीरे धीरे कई सारे ज्वेलरी ब्रांड्स इंडिया में आ चुके हैं, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, TBZ, जॉय लुकास, भीमा ज्वेलर्स इत्यादि। तो देखना पड़ेगा कि यार अब तनिष्क कैसे अपने आप को अपग्रेड करता है और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो दोस्तों ये थी तनिष्क के ऊपर केस स्टडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करे। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।